चलिए साथियों, तो नमस्कार। जैसा कि पता है कि आज का जो पेपर था वो 4 अगस्त पहले शिफ्ट का, तो कहीं ना कहीं हम लोग सेंटर पर गए और सेंटर पर जब जाते हैं तो बच्चों के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोगों को मिल जाती है। हालांकि एग्जैक्ट क्वेश्चन का अंदाजा तभी निकल पाता है जब बच्चा अपने घर पे पहुंचता है और रिलैक्स होता है। उससे पहले अंदाजा नहीं लग पाता है, ये चीज आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। ठीक है साथियों, तो जैसे कि हम कुछ टॉपिक के बारे में पता लगाए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, तो 2-3 बातें हैं जो आज क्लियर कर दे रहे हैं। कल तक जहां तक ये आवाज आ रही थी कि भैया क्वेश्चन जो है वो केवल और केवल जो है वो पुरानी एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नई एनसीईआरटी में भी जो चैप्टर जोड़े गए हैं उनसे भी सवाल पूछे थे। कल वाले शिफ्ट में पूछा गया था कि एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवों को कहाँ रखा गया है। तो ये क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है, चैप्टर का नाम है पैटर्न ऑफ लाइफ या डाइवर्सिटी इन लिविंग, मतलब सजीवों के विविधता का जो चैप्टर है उसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब पढ़ते हैं, 5 जगतीय वर्गीकरण या एक कोश के जीव, बहुकोश के जीव के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, ये चीजें आपको देखने को मिली थी। तो वहां पर आपको ये सारी चीजें देखने को मिल गई होगी। तो ये मत सोचिएगा कि केवल और केवल जो है वही पूछा जा रहा है। ठीक है साथियों, तो एक बात याद रखना है कि केवल वही पूछा जा रहा है, पुरानी एनसीईआरटी गलत है कहना, और केवल नई एनसीईआरटी पढ़ना जो है वो ही सही है। ये दोनों चीजें हैं। जो आप पुरानी एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं वो पुरानी एनसीईआरटी पर ही रहें, जो नई एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं वो नई एनसीईआरटी पर ही रहें। हमको लगता नहीं नई एनसीईआरटी कोई पढ़ा होगा। वजह क्या है? क्योंकि नई एनसीईआरटी पढ़ने के लिए समय चाहिए भैया। क्या चाहिए? समय चाहिए। और समय जो है वो आपको मिला नहीं होगा, क्योंकि हिंदी मीडियम बुक बहुत बाद में आई है। इंग्लिश मीडियम की बुक आपको देखने को भले ही मिल गई हो। ठीक है भैया, चलिए। पेन ही नहीं मिल रहा यहाँ पर, है ना? कहाँ रखा हुआ है भैया पेन? ठीक है, वही ढूंढ रहे हैं बड़ी देर से। चलिए ओके। तो मुझे लगता है कि ये चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, तब तक मैं पेन मंगवा लूं, है ना? मतलब मुझे लग रहा है कहीं और चला गया है, तो मुझे लग रहा है कि इस चीजों को समझने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है भैया, चलो। तो अब थोड़ा सा इस चीज को ध्यान देना है हम लोगों को कि पुरानी एनसीईआरटी पढ़ो चाहे नई एनसीईआरटी पढ़ो, आपको सारे क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन में भले बदलाव हो सकता है, ठीक है, लेकिन बाकी चीजों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देकर चलना होगा। ठीक है, तो बिल्कुल मत परेशान होइएगा। ठीक है, चलो भैया ओके। तो मेरे प्यारे साथियों, इस चीज को समझने की कोशिश करना है कि चाहे हम नई एनसीईआरटी पढ़े चाहे पुरानी एनसीईआरटी पढ़े, जो पढ़े हैं उसी पर विश्वास रखिए। अब आप सोचेंगे कि लाओ तुरंत हमारा क्वेश्चन सारे, या मतलब नई एनसीईआरटी से आ रहा है, पुरानी एनसीईआरटी, जो पुरानी पढ़ रहे थे वो नई में आ जाए, या जो नई पढ़ रहे थे पुरानी, फिर घोच पोच हो जाएगा, फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ओवरऑल जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उन सब चीजों पर जरा ध्यान दीजिएगा एक एक करके। ठीक है भैया, चलो ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार क्वेश्चन आए हुए थे वो क्या थे, मैं आपको यहां पर बता दूं कि इजी टू मॉडरेट थे सवाल, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन थे। ठीक है, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन थे, ये चीज आपको याद रखना। इजी टू मॉडरेट थे, मतलब हार्ड नहीं था पेपर। दूसरी चीज है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो ये बता रहे थे कि सर पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल पेपर आसान था, पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल पेपर आसान था। तो अब कटाव भी हो सकता है इधर उधर हो जाए, है ना? चलिए, तो पेपर इजी टू मॉडरेट था, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है साथियों, याद रखना है ना? अगर हम दूसरी बात करते हैं तो ये चीज आपको समझने की कोशिश करना है कि जब भी हम पढ़ें तो इस चीज को ध्यान से समझना है कि जो क्वेश्चन 25 आए हुए थे, जो 25 क्वेश्चन हमारे थे, इस 25 क्वेश्चन में से, है ना, 2 से 3 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन जो थे वो स्टेटमेंट टाइप के थे।
स्टेटमेंट टाइप के थे। तो ये मत सोचिएगा कि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ गया है तो अब हमको बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी, बहुत समस्या हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ गए तो आराम से इसको आप झेलिए, समझिए। और स्टेटमेंट टाइप वाले क्वेश्चन, एक्सेप्शन रीजन वाले क्वेश्चन और मिलाने वाले तीनों क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। केवल हमें डर की बात होती है, तो ये डर नहीं रखिएगा अपने दिलो दिमाग में, ठीक है भैया। तो किसी को यहाँ तक की दिक्कत नहीं कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे। दूसरी चीज है सर, भाषा की अगर बात करते हैं तो भाषा जो थी वो एनसीईआरटी की थी, एनसीईआरटी की भाषा थी, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर कल रिप्रोडक्शन से सवाल नहीं पूछा गया था, लेकिन आज रिप्रोडक्शन से सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो आइए कुछ सवाल हमारे पास हैं जिस पर हम लोग चर्चा करते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है भाई। तो कुछ क्वेश्चन है जिस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे, कुछ सवाल आया हुआ था, जैसे पूछा जाता है कि नर जनन तंत्र में, नर जनन तंत्र में शुक्रवाहिकाएं का क्या काम होता है? शुक्रवाहिका जिसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका का काम क्या होता है? शुक्रवाहिका का मुख्य कार्य क्या होगा? शुक्रवाहिका का मुख्य कार्य क्या होगा, जरा ये बताइएगा, आप क्या बताओगे? तो शुक्रवाहिका का जो मुख्य कार्य होता है उस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करना है ना। चलिए, पहली चीज ये है, अगर हम नर जनन तंत्र की बात करते हैं तो अब नर जनन तंत्र में शुक्रवाहिका का क्या काम होता है, इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। तो एक सवाल आया था, सबको पता है कि ये स्पर्म को, किसको भैया? शुक्राणु को वृषण से, कहां से भैया? वृषण से कहां लेकर जाता है? शुक्राशय में लेकर जाता है। कहा भैया? शुक्राशय में लेकर जाता है। मतलब स्पर्म को टेस्टिज से सेमाइनल वेसिकल तक। अब वो ऑप्शन क्या दिया गया था वो वही बता सकता है, ठीक है। चलिए, दूसरा ये था, दूसरा क्वेश्चन क्या था भाई साहब? कुछ द्रव्यमान से सवाल पूछा गया था। द्रव्यमान मतलब होता है मास से सवाल पूछा गया था। जो द्रव्यमान या मास से सवाल पूछा गया था, जो द्रव्यमान या मास से सवाल पूछा गया था, जो द्रव्यमान या मास से प्रश्न पूछा गया था उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। अब कैसा सवाल पूछा गया था द्रव्यमान में? कहने कल जो सवाल आया था वो मैं बता देता हूं। कल दिया गया था F बराबर ma दिया गया था, है ना। इससे सवाल पूछा गया कि अगर त्वरण बढ़ा दिया जाएगा तो बल कितना बढ़ जाएगा। अगर त्वरण को दुगना कर दिया जाएगा, 2a कर दिया जाएगा, तो बल क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, क्योंकि F बराबर ma, दोनों के बीच सीधा संबंध है, सीधा रिलेशन है ना। चलिए, तो एक तो ये पूछा। दूसरा है, आज ऐसे पूछा होगा, ये तो तभी पता चल पाएगा जब शाम को 6 बजे हम आपके सामने उपस्थित होंगे। बढ़िया से सवालों का जो सिलसिला है वो आपके सामने लेकर आएंगे, क्योंकि रात को 9-8 बजे हमारी साइंस की क्लास चलती है, उसमें एक एक प्रश्नों को आपके सामने हम रखेंगे। इसके अलावा सवाल पूछा गया था, दूसरा बता दें, एक सवाल ये पूछा गया था कि समान लंबाई, है ना, समान लंबाई और लंबाई जो है वो समान है, लंबाई जो है वो समान है। मान लो L है, दोनों तार है जिसकी लंबाई L है ना, समान लंबाई वाला, दोनों तार है जिसके लंबाई L है। क्षेत्रफल अगर बात करते दोनों तार का, मान लीजिए तार A है और तार B है, 1:4 है। तो अब प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? रेजिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा? मतलब प्रतिरोध से सवाल पूछा गया है, तो R बराबर क्या हो जाएगा? रो L अपान क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। तो अब लंबाई समान है, ठीक है। प्रतिरोध क्या है भाई साहब? 1:8 का तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का रेशियो क्या है भाई साहब? अपोजिट है, तो ये भी क्या हो जाएगा? दोनों के पास प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, तो उल्टा हो जाएगा, है ना। चलिए, तो एक तो ये सवाल पूछा गया था, मतलब प्रतिरोध से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। चलिए, और सवाल पूछा गया था दोस्तों, हाँ, प्रजनन से सवाल पूछा गया था, और किससे पूछा गया था? हाँ,
चलिए, ओके। लेंस से भी सवाल पूछा। अब लेंस से किस प्रकार का सवाल पूछा था ये तो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन लेंस से, हाँ, ऊतक से भी सवाल पूछा गया था। ठीक है, ऊतक बिना पढ़े मत जाइएगा, क्योंकि ऊतक से सवाल हर हाल में पूछता है। तो ऊतक, और ऊतक में भी कौन सा ऊतक, तो हम कहेंगे पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू के बारे में पूछा गया था। तो आपको पता है इस ऊतक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़कर जरूर जाइएगा, क्योंकि प्लांट टिश्यू जो होता है इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। अब प्लांट टिश्यू का मतलब ये होता है दोस्तों कि प्लांट टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, बता दीजिएगा। 2 टाइप्स के होते हैं, है ना। पहला होता है विभज्योतक ऊतक। विभज्योतक ऊतक मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा क्या हो जाएगा, अस्थायी ऊतक मतलब परमानेंट टिश्यू, है ना। चलिए, अब विभज्योतक ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। कल जो सवाल पूछा गया था कि अंतर्वेशी ऊतका मतलब कि इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो बता दीजिएगा, है ना, कि पत्तियों के आधार पर पाया जाता है, जो एनसीईआरटी नोड और इंटर नोड बोला है कि यहां पर आपको देखने को मिलता है ना। लेकिन हम तीनों आपको बता दे रहे हैं, अगर शीर्ष विभज्योतक ऊतक या एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पूछ लिया तो आप क्या बताओगे भैया, तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको देखने को मिलता है तने और जड़ के सिराओं पर, ये पौधे की लंबाई बढ़ाता है। ठीक है, अगर लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात मतलब पार्श्व विभज्योतक ऊतक की बात करते हैं, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो पार्श्व विभज्योतक ऊतक जो होता है वो आपको देखने को मिलता है छाल के नीचे पाया जाता है। ये पौधे की मोटाई बढ़ाता है मतलब गर्द बढ़ाता है, लेकिन नई एनसीईआरटी में ये लिखा है कि ये कैम्बियम रिंग को बढ़ाता है या वार्षिक वलय को बढ़ाता है, और मतलब कि वार्षिक वलय बढ़ेगा तो पौधे की मोटाई भी बढ़ जाएगा। ये चीज आपको याद रखना। तीसरा है इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो बता दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, एक मिनट, हम लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक बार फिर से बता देते हैं, वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो हम कहेंगे लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको देखने को मिलता है छाल के नीचे। ये क्या करता है, पौधे की मोटाई बढ़ाता है, और ये क्या करता है दोस्तों, तो हम कहेंगे सर ये पौधे के वार्षिक वलय या घेरा जिसको गर्त कहा जाता है उसको वो इंक्रीज करेगा, तो पौधे की मोटाई बढ़। अब आते इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या अंतर्वेशी तक। ये पत्तियों के आधार पर पाया जाता है, या इसी को हम लोग बोलेंगे नोट या इंटर नोड पे पाया जाता है, और ये पौधे और शाखाओं में वृद्धि करता है। अगर कोई बकरी आए दूब के घास को चर जाए तो नई शाखा निकल आती है, क्या नई शाखाएं निकल आती है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से हुआ है। तो इसके अलावा अब हम लोग अगर अस्थायी ऊतक की बात करते हैं, तो अस्थायी ऊतक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल अस्थायी ऊतक, दूसरा जटिल अस्थायी ऊतक, है ना। चले, सरल अस्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, हमने आपको ट्रिक बताया था याद करने का, PCS, क्या बताया था भैया, PCS बताया था, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा से कल सवाल पूछा गया था कि पैरेन्काइमा ऐसा है जहां पर थोड़ा स्पेस पाया जाता हो, एयर फील्ड होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो एरेन्काइमा, जो जलीय पौधे में आपको देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद आते हैं भैया कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा पौधे में लचीलापन प्रदान करता है। स्क्लेरेन्काइमा वाला सवाल भी कल आया था और आज भी पूछा होगा, डिटेल तब पता चल पाता है जब बच्चे घर पहुंचते हैं तब बता पाते हैं। तो स्क्लेरेन्काइमा जो होता है वो नारियल का छाल वगैरह होता है, ये मृत कोशिकाओं से बनी होती है, और ये पौधे को कठोरता प्रदान करते, बीज का खोल हो गया, नारियल की छाल हो गई, या और भी चीजें हैं ना, तो उसमें ये पाया जाता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं जटिल अस्थायी ऊतक। जटिल अस्थायी ऊतक में जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। जाइलम जल का परिवहन करता है, फ्लोएम जो होता है वो और भोजन का परिवहन करता है। इसके अलावा एक बात याद रखना है, कल तक बच्चा ये कह रहा था कि सर ह्यूमन बॉडी से सवाल नहीं आया था, लेकिन आज सवाल आया था ब्लड से, तो रक्त से संबंधित कुछ सवाल आपको देखने को मिले थे। आज ब्लड से संबंधित कुछ सवाल आपको देखने को मिले थे। तो मेरे प्यारे साथियों, मतलब ब्लड से भी क्वेश्चन पूछा गया था,
बुलेट से भी क्वेश्चन। तो ओवरऑल हम अगर एनसीईआरटी को सही से पढ़े होंगे तो शर्तियाब कर ले जाएंगे। मैंने अपने पूरी जब से शुरू से लेकर और आखिरी तक हमेशा एनसीईआरटी कंटेंट लेकर पढ़ाया और आपको बताया भी बार बार कि भैया एनसीईआरटी ही पढ़िए, अतिरिक्त ना पढ़िए। बहुत बच्चा हमसे बहस भी करता था कि सर थोड़ा और डिटेल पढ़ाओ, और डिटेल पढ़ाओ, और डिटेल। हमको क्या, हम तो एक एक चैप्टर 1.5 साल पढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा है नहीं। हमने आपको बोला था कि केवल 9th और 10th की एनसीईआरटी रटिए, याद करिए, पढ़िए उसी, समझिए उसी को और उसी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, वहीं से आपको सवाल देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी कभी आप किसी भी एग्जाम की, जब वो ने सिलेबस में बोल दिया है कि हम एनसीईआरटी पूछेंगे तो हाँ वही पूछेंगे भैया, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। अब एनसीईआरटी हम लोग पढ़े नहीं है तो हम उसकी भाषा टफ लगती है, मुश्किल लगता है, थोड़ा सा हार्ड लगता है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें ये चीज देखने को मिलती है कि हाँ भैया एक एक बातें जो है वो हार्ड है, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज हार्ड है। तो एनसीईआरटी को, शब्दों को तोड़ना, पढ़ना, समझना, उनके कॉन्सेप्ट को, यही एक कला होती है जो लोग टीचर की सहायता लेकर पढ़ते हैं। आप कहीं भी पढ़े होंगे, एनसीईआरटी पर अगर आप कमांड है तो आपका बेहतर जो है जाए। हाँ, साइंस इतना है कि आप साइंस 25 में से 26-27 क्वेश्चन, 25 में से जो है, सॉरी, 25 में से 22 से 23 क्वेश्चन आप कर सकते हो। 25 में से 22 से 23 क्वेश्चन कर सकते हो। और रीजनिंग भी तो इतना आसान आता है कि 26-27 क्वेश्चन भी लोग कर सकते हैं। तो ओवरऑल पेपर जो है वो अब नॉर्मल ही आ रहा है। बाकी जैसे जैसे स्टेप बढ़ते जाएंगे पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा। ठीक है साथियों, तो हमारे पास अभी इतना क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, हम सटीकता पर थोड़ा ध्यान देते हैं। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बच्चा बोलता है ये आया वो आया, इसमें क्या सही है क्या गलत है, इसकी जब हम समीक्षा कर लेंगे तब रात को 8 बजे आपके सामने लेकर आएंगे। तो आज रात 8 बजे एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सभी लोग जरूर मिलिएगा दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।